वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा, अब रिवाइज करने जा रहे हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। बेटा बड़ा ही इजी स्टैंडर्ड है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसमें से आपको बेटा कोई क्वेश्चन आएगा, देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो इस स्टैंडर्ड को करने का जो तरीका रहने वाला है या हमारा पढ़ने का तरीका रहने वाला है वो भी हम वही रखेंगे कि हम क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को जो है वो सीख कर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो क्लास नोट्स लिख पाए थे पहले आपके सामने बेटा वो आ रहे हैं। फिर इसके बाद मैं इसकी क्या करेंगे, जो हमने क्वेश्चंस हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है जी, पहले मैं थोड़ा सा आई में आपको डिस्कस कराऊंगा, फिर एक बार आपको मैं एंड में डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वाला कंसेप्ट करवा दूंगा। अर्निंग पर शेयर की तो अगर हम बात करके चलें तो उन पर शेयर है क्या? सर, अर्निंग विच इज एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फॉर अ पीरियड। ठीक है, अर्निंग पर शेयर बेटा दो तरीके की होती है। एक होती है बेसिक अर्निंग पर शेयर, एक होती है डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है? बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए वो कहता है कि नेट प्रॉफिट ले लीजिए या लॉस ले लीजिए, नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है, नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड विच इज एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको डिवाइड करा जाता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। किससे डिवाइड करना है बेटा? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द पीरियड। और डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो कैसे निकालते हैं उसको हम सीखेंगे अभी बाद में। बेटा अब नेट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका क्या है? सर, नेट प्रॉफिट एंड लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर किस तरीके से निकलेगा? जो भी आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है सर, उसमें से जो है आप माइनस क्या करके चलेंगे? सर, उसमें से माइनस आप करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, और माइनस क्या करके चलोगे? टैक्स ऑन डिविडेंड अगर कोई है। ठीक है, दो चीजें माइनस करके चलोगे, एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड और अगर डिविडेंड के ऊपर कोई टैक्स है। सर, आज के टाइम में अगर बात करके चले तो आपको डिविडेंड के ऊपर टैक्स का पॉइंट जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ सकता हूँ। बेटा अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है? कह रहे हैं इग्नोर करेंगे टैक्स ऑन डिविडेंड सिंस सेम इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया नाउ। नेक्स्ट, अब एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालने का एक बार तरीका। ठीक है बेटा, मान लेते हैं मेरे को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है। क्या गिवन है आपको? आपको गिवन है बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको गिवन है। अर्निंग बिफ्स में से बेटा आप क्या माइनस करके चलोगे? आप इंटरेस्ट माइनस करके चलोगे। इंटरेस्ट माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग बिफोर टैक्स में से बेटा अगर मैं टैक्स एलिमेंट माइनस कर दूं, क्या बोला मैंने? अर्निंग बिफोर टैक्स में से अब मैं क्या एलिमेंट माइनस कर दूं? मैं टैक्स एलिमेंट माइनस कर दूं, तो मेरे पास टैक्स एक्सपेंस माइनस कर दूं तो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या जिसको हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं। बेटा इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस करके चलोगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर है, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर्ड है या नहीं है, आपको उसके ऊपर माइनस करना ही करना है। ठीक है, लेकिन अगर नॉन क्यूमुलेटिव वाले हैं आपको तभी माइनस करना है अगर डिक्लेयर्ड है। ध्यान रहेगा, क्यूमुलेटिव में कब माइनस करना है? हमेशा। नॉन क्यूमुलेटिव में कब करना है बेटा? अगर डिविडेंड डिक्लेयर करा गया। गॉट इट? इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है? अगर क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रिगार्डिंग, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, मतलब जैसा क्वेश्चन में बोल देगा अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करके चलेंगे। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर जो है आपके किस तरीके से हैं, या प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जो है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड को लेकर, तो आप मान लीजिएगा कि क्यूमुलेटिव है और डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर्ड है, आप ये मान लीजिएगा। क्लियर है? बेटा बेसिक अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन के लिए हमें ना दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला क्या है? अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, एंड दूसरा है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द पीरियड। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर जो है वो कैसे निकलेंगे? हमें क्या क्या करना है इनटू कंसीडरेशन, टेक इनटू कंसीडरेशन एक टाइम को आप ना वेट की तरह लेकर चलेंगे, टाइम एज द वेट लेकर चलते हैं कैलकुलेट करने के लिए एवरेज। और आउटस्टैंडिंग शेयर्स के लिए हम क्या करके चलेंगे? जो भी आपके इशूड और सब्सक्राइब शेयर्स हैं आप वो लेकर चलते हैं। जो आपके इशूड और सब्सक्राइब शेयर्स हैं बच्चे, आप क्या लेकर चलोगे? आउटस्टैंडिंग शेयर्स के लिए लेकर चलोगे। ठीक है जी, बोलो बेटा क्या यहां तक समझ में आता है? क्या आगे बढ़ सकता हूं मैं? बोलो जी बेटा आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए बेटा अब इसके बाद आ जाएंगे अब हम क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा आईसीए के क्वेश्चंस की तरफ अगर मैं जाकर चलूं, बेटा ये आ गया आपके आईसीए के क्वेश्चंस। ठीक है, हमने एक पे में यहाँ पर भी सारे डिस्कस करके चलना है। इवन जो मैंने आपके साथ फाइल अभी शेयर करी है बेटा, उस फाइल के अंदर भी क्या चीज है कि आपके साथ जो है यही वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक करके कंसेप्ट करते जाएंगे फटाफट से। मैं आपको कह रहा हूँ बच्चे देखो, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, मैं कहने को इसकी ना छोटी रिवीजन भी करवा सकता हूँ, बट मेरा टारगेट है कि अब अगर मैं इस टाइम पे जो भी टॉपिक करवा के चल रहा हूँ इस मैनर में करवाऊँ आप लोगों को, सो दैट आप लोगों को दोबारा ये टॉपिक अगर नहीं भी उठाते हो या बिल्कुल एंड मोमेंट पे उठाते हो तो यू आर प्रिपेयर्ड विद द टॉपिक। तो जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना बेटर रहेगा। 1 घंटा लग जाएगा टॉपिक करने में, 1 आवर 10 मिनट्स लग जाएंगे, चलेगा। अगर 5:15 तक भी खत्म होता है ये टॉपिक तो, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बट आपने क्या करना है?
इसको बस पार्टिसिपेशन मेरे को पूरी चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहला केस देखेंगे, कलर में चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक से अपने लिखा हुआ, हम कलर चेंज कर लेते हैं। बेटा 1 जनवरी को जो है 1800 रुपए की क्या है, 1800 शेयर है। हमने कैश में शेयर इशू करे हैं 600। 1 नवंबर को शेयर्स बायबैक करे हैं 300 के। कैलकुलेट करना था आपको वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा किस तरीके से मैं वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो निकाल के चलूंगा। सर 1800 शेयर्स के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि ये 5 मंथ्स तक रहे हैं, तो आई कैन से 1800 इंटू 5/12, 5 महीने। अब मेरे पास 2400 शेयर हो गए। 2400 शेयर कितने महीने रहे सर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगेन 5 मंथ्स। और जो बाकी बचा, अब आपने 300 बायबैक कर लिया, तो 2100 शेयर जो है उसके ऊपर कितना। सर अब यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा हुआ है और 1 जनवरी है, तो कैलेंडर ईयर है, तो 2/12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बेटा, तो आपके पास कितना आ गया, 2100 शेयर आ गया। बेटा ये आपका क्या कहलाएगा, वेटेड नंबर ऑफ शेयर। डन है जी। अगले केस के ऊपर आओ। सर अगले केस में वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना था। अब यहाँ पर वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाला हमने, सर 1 जनवरी को बैलेंस गिवन था एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1800, फेस वैल्यू 10 थी, पेड अप वैल्यू 10 थी। 31 अक्टूबर को और शेयर इशू करे हैं इस बार 600, फेस वैल्यू 10 और पेड अप वैल्यू जो है 5 है। तो बेटा अब ऐसे केस के अंदर पता है हम क्या करते हैं, देखो ये जो 1800 है ये तो पूरे साल थे, तो इसको तो 12/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए ही पेड अप था। लेकिन अगले केस के अंदर क्या हुआ है, ओनली 5 इज पेड अप। तो अगर आप सोच के देखो तो 6000 इंटू 5, 3000 है। अब मैं कह रहा हूँ 3000 की प्रोपोर्शनेट आप वैल्यू निकाल लोगे 10 रुपीज के बराबर। हमने इक्वलेंट वैल्यू ने इक्वलेंट नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, ठीक है, 10 रुपीज के। तो इक्वलेंट नंबर ऑफ शेयर्स 10 रुपीज के कितने हो गए, 300 शेयर्स हो गए। तो 300 इक्वलेंट शेयर्स इंटू 2/12, ये आ गया 50। तो मेरे वेटेड एवरेज शेयर्स कितने हो जाएंगे बेटा, 1850। बोलो क्या ये चीज समझ में आती है, क्लियर है। यस सर। कर सकता हूँ आगे। अगला क्या है, इलुस्ट्रेशन नंबर 3। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है बेटा, 18 लाख रुपए का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 दिया हुआ है मुझे, कितने का, 60 लाख का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कह रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग है 30 सितंबर 2022 तक, वो 20 लाख है। और बोनस इशू जो है बेटा वो आपको दे रखे हैं, वॉज 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर हेल्ड। चलिए बेटा किस तरीके से करेंगे। सर सबसे पहले अगर मैं 2021 की बात करके चलूं, तो 2021 के अंदर 18 लाख रुपए की आता नेट प्रॉफिट था। नंबर ऑफ शेयर आपके कितने थे 2021 के अंदर, 20 लाख रुपीज आपके शेयर जो है आउटस्टैंडिंग रहे होंगे। तो 18 लाख बाय 20 करता हूं तो बेटा कितना आता है, 90 आ जाता है। तो 0.90 आपका क्या आ गया, बेसिक अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा जब भी आपके बोनस शेयर होंगे ना, तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल नीड टू बाइफरकेट। हमें अपना 2021 का यानी पिछले साल का जो है बेसिक अर्निंग पर शेयर को क्या करना पड़ेगा बेटा, रीस्टेट करना पड़ेगा। तो पहले तो अगर मैं 2022 की कैलकुलेशन करूं, 2022 के अंदर 60 लाख रुपए मेरा नेट प्रॉफिट है। मेरे पास अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, सर 20 लाख जो है मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, प्लस मैंने बोनस शेयर्स कितने इशू कर दिए, 40 लाख। बेटा हम ये मान के चलते हैं कि ये 40 lakhs मेरे पास शुरू से हैं, ये 40 लाख शेयर्स मेरे पास शुरू से हैं। सो आई विल टेक इन टू कंसिडरेशन द टाइम फैक्टर 12/12 फॉर दिस 40 लाख शेयर्स। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 लाख से हम क्या करके चलेंगे बेटा, डिवाइड करके चलेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 पर शेयर आ जाएगा। तो माई बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 2022 विल बी 1 पर शेयर। अब क्या करना है आपको, 2021 वाले को रीस्टेट करना है। तो जब यहाँ पे आप डिवाइड करूंगा, आई विल डिवाइडेड बाय 60 लाख शेयर्स। आई विल डिवाइडेड बाय 60 लाख शेयर। 60 लाख शेयर से बेटा मैं क्या करके चलूंगा, डिवाइड करके चलूंगा टू कंप्यूट डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर। बोलो बेटा समझ में आया, क्लियर है, याद आया कंसेप्ट यस सर। कि जब, चलो बढ़े आगे। ओके सर। हम लोग को बोल देता हूँ, ठीक है जी। चलो अगर आगे चले, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 पे आएंगे बेटा। नाउ इलुस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो कौन से कंसेप्ट के ऊपर है, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 इज ऑन द कंसेप्ट ऑफ द राइट शेयर्स। इलुस्ट्रेशन नंबर 4 जो है, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 जो है बेटा कौन से कंसेप्ट के ऊपर है आपका, राइट शेयर्स के कंसेप्ट के ऊपर है। ठीक है जी, करें बेटा, स्टार्ट करूं। अच्छा क्या करते थे इसके अंदर बताओ जरा, राइट शेयर्स वाले कंसेप्ट को किस तरीके से सॉल्व करते थे, कौन बता रहा है मुझे। सर राइट थ्योरेटिकल शेयर्स के एक्सरसाइज अंदर क्या होता है, बाय। सर कंपनी जो होती है क्या मार्केट प्राइस से कम में शेयर इशू कर रही होती है। तो हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या था, हमारा यस यहाँ पे सर। लॉजिक ये कहता था कि सर इसके अंदर कुछ है जो फ्री एलिमेंट है और कुछ है जो पेड एलिमेंट है ना। तो मुझे क्या करना है, अलग करना है। यस सर। फ्री एलिमेंट को अलग कर दूंगा, पेड यस एलिमेंट को मैं क्या करके सर। चलूंगा, अलग करके चलूंगा, ऐसा कुछ तो करते थे। याद आ रहा है, हाँ जी। आ रहा है याद नहीं आ रहा, चलो सर।
क्या करते यस थे? सर। आइए बेटा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू। एंड थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि सर फेयर वैल्यू क्या थी बिफोर द राइट इशू, प्लस राइट इशू से जितना आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर बिफोर द राइट इशू प्लस नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने इशू करे हैं। ठीक है, अब मेरे शेयर्स कितने थे? मेरे शेयर्स कितने थे बेटा? 5 लाख शेयर थे राइट इशू से पहले। राइट इशू करा गया वन न्यू शेयर फॉर 5 शेयर्स। पर कह रहे हैं राइट इशू से पहले जो फेयर वैल्यू थी दैट वाज 21। ठीक है, और राइट शेयर्स आप इशू कितने में कर रहे हो? 15 में इशू कर रहे हो। तो बेटा यहाँ पर सोच के देखो क्या होगा। सर मेरे पास 5 लाख शेयर्स हैं, और 5 लाख शेयर की जो वैल्यू है दैट इज 21 रुपीज। मैंने 1 लाख शेयर जो है वो और इशू कर दिए इस बार 15 रुपए के हिसाब से राइट शेयर्स। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 6 लाख हो गए। सो आई विल से कि मेरी थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20 पर शेयर। बेटा इसका अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है यू नीड टू कैलकुलेट द एडजस्टमेंट फैक्टर, या जिसको हम क्या बोलते हैं? बोनस फैक्टर। बोनस फैक्टर या एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो कैसे निकलेगा अब आपका? कहेंगे जो आपकी फेयर वैल्यू पर शेयर है इमीडिएटली बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ राइट, उसको डिवाइड कर देंगे बेटा किससे? थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू पर शेयर से। क्या बोला मैंने? फेयर वैल्यू जो पर शेयर है इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट, राइट एक्सरसाइज करने से पहले शेयर की वैल्यू क्या थी? 21। डिवाइड किससे करोगे? थ्योरेटिकल से। आपके पास एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया 1.05 का। एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया? 1.05 का। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या निकालना है? पहले 2021 की बात करके चलो। तो 2021 का अगर बेसिक अर्निंग पर शेयर में निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? 11 लाख शेयर लूंगा, एंड आई विल डिवाइड 11 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, जो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर थे बिफोर द राइट इशू। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? 2022 का निकालो जरा। रीस्टेटेड वाला निकाल लेंगे, पहले 2022 का निकालो। अब 2022 के केस में देखो मैं क्या कह रहा हूँ। 2022 के केस में कह रहा हूँ देखो बेटा मेरे पास ना 15 लाख जो है मेरे पास है नेट प्रॉफिट। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? डिवाइड करके चलूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? नंबर ऑफ शेयर से। अब मैंने राइट शेयर जो है वो कब इशू करें एक बार डेट देख लीजिए। सर राइट शेयर अपने इशू करे हैं 1 मार्च को। यानी 2 महीने आपके पास कितने शेयर थे? 5 लाख शेयर थे। तो जो 2 महीने 5 लाख शेयर थे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? एडजस्टमेंट फैक्टर के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? उसको 2/12 से। प्लस क्या करेंगे फिर? 6 लाख शेयर हो गए, वो 10 महीने रहे हैं। बेसिकली ये 1.05 क्या है? दिस इज द बोनस फैक्टर। ये एक तरह से बोनस पार्ट को रिप्रेजेंट करके चल रहा है। ठीक है जी, ये क्या रिप्रेजेंट करके चल रहा है? बोनस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिवाइड करोगे किससे? 587 500 से, आपके पास आ जाएगा 2.55। अब यहाँ पे रीस्टेटेड वाले में क्या करना है? बेटा ये जो है मेरा बोनस एलिमेंट है। बेसिकली कह रहा हूँ राइट के अंदर आप ये चीज सोचो ना। सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको 5 लाख शेयर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 21 रुपीज के हिसाब से। बेसिकली 21/20 कर रहे हो आप, ये चीज समझो। ये आपका क्या है? बोनस एलिमेंट है, एडजस्टमेंट फैक्टर है। तो अब बोनस तो हम क्या मान के चलते हैं कि मेरे पास शुरू से है। तो शुरू से है तो उसके ऊपर तो इंक्लूड करके चलेंगे फिर कैलकुलेशन के लिए वेटेड एवरेज में। तो मैं क्या करूंगा? 1.05 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये 1.505 आया कैसे है? बेसिकली 21/20 है। तो 5 लाख इंटू 21/20 इट कम्स आउट टू बी 5,25,000। मैं रीस्टेट करके चलूंगा पिछले साल का। रीस्टेट क्या करके चलूंगा बेटा? मैं पिछले साल का रीस्टेट करके चलूंगा। ठीक है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव क्या है? कि आप क्या करिए, पेड पार्ट और बोनस पार्ट निकालो। पेड पार्ट और बोनस पार्ट किस तरीके से? ये देखो जरा। सबसे पहले बात करते हैं 2021 की। 2021 में शेयर्स आपके पास स्टार्टिंग में कितने थे? 5 लाख थे। तो 5 लाख इंटू 12/12 ये हो गया 5 लाख रुपए। 2022 की मैं बात करके चलूं तो 5 लाख इंटू 12/12 ये आपके पास शेयर हुए। अब जो राइट शेयर इशू हुए आपने उसके अंदर पेड पार्ट ले लेना है और बोनस पार्ट निकालना है। पेड पार्ट निकालने का क्या तरीका हुआ? कितने राइट शेयर हैं जो आपने इशू करे? सर हमने 1 लाख राइट शेयर इशू करे हैं एट प्राइस ऑफ राइट प्राइस ऑफ 15। उसको डिवाइड कर दिया बेसिकली हमने किससे? फेयर वैल्यू एक्स राइट से। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास कितने शेयर आ गए? 75,000। बेसिकली पेड पार्ट वही को हमने कैसे निकाला? बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ शेयर होल्डर को कि भाई हम तुम्हें ना 1 लाख शेयर दे रहे हैं, समझो इस चीज को। मैं शेयर होल्डर को कह रहा हूँ कि भाई हम ना तुम्हें 1 लाख शेयर दे रहे हैं, कितने रुपए के हिसाब से? 15 रुपए के हिसाब से। बेटा बस मैं तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि अगर मैंने इसको 15 रुपए के हिसाब से शेयर ना दिए उसे,
और फेयर वैल्यू पे अगर मैंने इसको शेयर दिए होते तब इसको कितने शेयर मिलते, मुझे इतने बताओ सर। 1 लाख इंटू 15, फेयर वैल्यू एक शेयर की है 20, 20 से डिवाइड करूंगा तो इसको कितने शेयर मिलते हैं, 75,000 शेयर मिलते हैं। यानी इसने मुझे जो पैसा दिया, आप ऐसा कह सकते हो, कितने शेयर्स के लिए दिया है, 75,000 शेयर्स के लिए दिया है। तो बाकी जो बच गए 25,000 पे, वो क्या फिर बोनस पार्ट है। और बोनस पार्ट के बारे में हमने हमेशा क्या कहा कि ये माना जाएगा कि दिस हैज बीन, दीज शेयर्स वर इशूड एट द बिगिनिंग ओनली, मतलब ये शुरू से शेयर्स हमारे पास है। समझ आया बेटा, क्लियर है? हाँ जी सर। क्लियर है बच्चों? बढ़ सकता हूँ आगे? यस। चलो अगला, एनएटी लिस्टेड कंपनी वाले एग्जांपल के ऊपर आओ। एनएटी लिस्टेड कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 21 हैड द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा आपको दे रखा है। क्या बोल रहे हैं कि 10 लाख इक्विटी शेयर हैं, फेस वैल्यू जो है उसकी कितनी है बेटा, 1 रुपए। तो ये कितना आ गया, 10 लाख। ठीक है, देन आपको क्या गिवन है, 10 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको गिवन है। और ये जो 10 लाख 8% बच्चे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको दे दिया इन्होंने, वो कितने की दी है अब इन्होंने, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ रुपीज। 10 ईच है और 1 करोड़ आ गया। कह रहे हैं 21-22 के अंदर क्या हुआ, 21-22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट था 90 लाख रुपए। ठीक है सर। तो कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 को कह रहे हैं कंपनी ने क्या करा है, इशू करा है बोनस शेयर 1 फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 21। कह रहे हैं जिनके पास 31 दिसंबर 2021 को जो शेयर थे, हम 1 फॉर एवरी 2 शेयर जो है हम इशू करके चल रहे हैं। ठीक है सर। कह रहे हैं अब यहाँ पर क्या है, नेट के जो शेयर है, कहेंगे वो 31 मार्च को ट्रेड कर रहे थे किस प्राइस के ऊपर, 8.05 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। ओके सर। फिर अगला आगे क्या बोल दिया इसने, कह रहे हैं कि फर्दर इट हैज प्रोवाइडेड कि बेसिक अर्निंग पर शेयर है फॉर द ईयर दैट इज 31 मार्च 2021 को, वो कितने की थी, रिपोर्ट करी गई थी 62.30 की रिपोर्ट करी गई थी। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक है, जो कि रिपोर्ट करा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, इंक्लूडिंग द कंपैरेटिव फिगर इन अकॉर्डेंस विद AS 20। पर आपको अगला पार्ट ये पूछा गया, कह रहे हैं एक्सप्लेन करो कि जो बोनस शेयर, वाई बोनस इशू ऑफ शेयर्स एंड शेयर्स इशूड एट फुल मार्केट प्राइस, कि उसका आप डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो क्यों करके चलते हो। साथ में उसने आपसे ये चीज पूछी है। ठीक है, तो चलिए बेटा किस तरीके से करेंगे। सर सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अर्निंग पर शेयर निकालना चाहिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मैं अर्निंग निकालूंगा। व्हाई आई एम कैलकुलेटिंग अर्निंग, बिकॉज बेटा क्योंकि हमने बोनस शेयर इशू करे हैं, तो मुझे रीस्टेट करना पड़ेगा पिछले साल की बेसिक अर्निंग पर शेयर को, मुझे रीस्टेट करना पड़ेगा। क्या ये भी सबको समझ में आती है कि पिछले साल की बेसिक अर्निंग पर शेयर को हमने रीस्टेट करना। अब पिछले साल की अगर बेसिक अर्निंग पर शेयर को मुझे रीस्टेट करना है तो मेरे को पता तो हो ना कि मेरे को बेस क्या लेकर चलना है। मेरे को उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 62.30 जो है वो बेसिक अर्निंग पर शेयर, और मेरे को नंबर ऑफ शेयर जो है वो पता है। नंबर ऑफ शेयर जो है मेरे हैं 10 लाख रुपीज। तो इफ आई मल्टीप्लाई 10 लाख इंटू, ठीक है, 62.30, तो मेरे पास कितना आ जाता है, 6 करोड़ 23 लाख रुपए। क्या मेरे पास अर्निंग आ जाती है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021? बोलो बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके। अब क्वेश्चन आता है सर नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं। उसने मेरे को क्वेश्चन में बोला था 1 फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, जो भी 31 दिसंबर को है। अब 31 दिसंबर को मेरे पास 10 लाख शेयर होंगे, तो 10 लाख शेयर अगर मेरे पास हैं, तो 10 लाख इंटू कितना करूंगा, 1/2, तो 5 लाख हो जाएंगे हाँ। बोनस शेयर। 5 लाख बोनस शेयर आ गए। तो मैं 2021 का रीस्टेट कर दूं, बेसिक अर्निंग पर रीस्टेट कर दूं अर्निंग पर शेयर, क्या होगा, दिस अर्निंग डिवाइडेड बाय 10 लाख जो मेरे पास शेयर थे प्लस ये बोनस वाला पार्ट, तो ये आ गया बेटा 41.53 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब 31 मार्च 2022 के लिए आपको 90 लाख रुपए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो दे रखा है। 90 लाख रुपए बेटा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड ही दोगे ना। तो मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया कितने का, 1 करोड़ इंटू 8%, 8 लाख रुपए का। तो मेरे पास बचा गया 82 लैक्स। नाउ बेटा आप कैलकुलेट कीजिए, मेरे को देखो दो फिगर्स चाहिए बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए, एक अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरा मुझे क्या चाहिए होता है बेटा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग वेटेड शेयर। एवरेज नंबर ऑफ आप शेयर्स। इसको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर निकालने तो कैसे निकलेगा सर, ओपनिंग शेयर मेरे पास कितने हैं, 10 लाख शेयर हैं, तो 10 लाख के ऊपर 12/12 खत्म। अब आ जाते हैं बोनस इशू के ऊपर। सर बोनस शेयर्स की अगर मैं बात करके चलूं, तो बोनस शेयर्स आपने इशू करे 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, लेकिन इसको मान के चलेंगे शुरू से हमारे पास है, तो पूरा 5 लाख के जी। ऊपर इंटू 12/12 खत्म। ठीक है, तो ये आपके आ जाएंगे बोनस शेयर्स आ जाएंगे। अब बोनस शेयर्स के बाद बेटा नेक्स्ट जो है आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपने फ्रेश। फ्रेश शेयर इशू, फ्रेश शेयर्स भी इशू हुए हैं क्वेश्चन के अंदर।
2 लाख शेयर और इशू करे गए हैं 1 रुपए वाले, ठीक है। तो 2 लाख शेयर जो और इशू करेंगे, तो 2 लाख इंटू 3/12, ये 3 महीने का सिर्फ। बोनस शेयर्स के ऊपर 12/12 लेकर चलेंगे, लेकिन ये जो फ्रेश इशू है इसके ऊपर सिर्फ 3 मंथ लेकर चलेंगे, क्यों? 1 जनवरी से 31 मार्च। सो सिर्फ 3 मंथ्स की यहाँ पर क्या होगी, कैलकुलेशन होगी, ठीक है बच्चे। तो 3 मंथ्स का वेट लेकर चलेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, डिवाइड करा, आंसर आ गया, खत्म। इजी। यस सर। अभी मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करके चल रहा हूँ। रीजन बिंग कि मैंने इसको जब शुरू करने हैं ना एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन से, अभी तो आईसा के क्वेश्चन उठा रखे हैं हमने जो आपके स्टडी मैट में थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों ने करके देने हैं मुझे। चलो अगला सवाल क्या पूछा हुआ है। कह रहे हैं इन केस ऑफ बोनस इशू, इक्विटी शेयर आर इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर जो है बेटा इशू कर जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, विद बिना किसी एडिशनल कंसिडरेशन के। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन हमारा रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं होते हैं। अब बोनस इशू विदाउट, क्योंकि कंसिडरेशन है, तो इशू को हम ट्रीट करके चलते हैं कि ये बिगिनिंग से था, यानी जो भी हमारा अर्लीस्ट रिपोर्टेड पीरियड है तब से है। लेकिन जो शेयर बेटा फुल मार्केट प्राइस के ऊपर इशू करे गए हैं, उसके अंदर कोई भी बोनस एलिमेंट नहीं होता। तो वहां पर क्या होता है, आपका रिसोर्सेज के अंदर भी प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा होता है। क्योंकि वहां पर आपका रिसोर्सेज के अंदर भी प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, तो क्या कंसीडर कर जाता है, उसको कंसीडर कर जाता है इट इज फ्रॉम द टाइम जब वो इशू करे गए हैं। तो वहां पर टाइमिंग फैक्टर जो है इनटू प्ले आ जाता है, ठीक है। समझ आया बच्चों? चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन आ गया ये आपके पास। अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है, अगेन दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑन योर राइट इशू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा खुद से। चलिए ये क्वेश्चन मेरा खुद से ट्राई करो, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं एक बार खुद से ट्राई कीजिए सारे बच्चे। स्टार्ट कर दीजिए, खुद से ट्राई करना और मुझे आंसर बताओ कितना कितना आ रहा है, ठीक आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर गलत आएगा तब मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज तो मैं आगे वाले क्वेश्चन पे जाऊंगा। थोड़ा सा मैं स्पीड से करा के चल रहा हूँ, प्लस मैं इसको डायरेक्टली इस चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू ही करवा के चल रहा हूँ। हाँ जी बोलो। हाँ जी बच्चे, हुआ क्वेश्चन? यस सर, सर 2 मिनट।
हाँ जी बच्चों, बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें दिया हुआ था 20 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट 2021 का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10। राइट इश्यूज वैल्यू 10 लाख। तो बेटा क्या करेंगे, सिंपली 2021 के लिए तो 20 लाख बाय 10 लाख, 2 पर शेयर आपका आ जाएगा, खत्म। सर अब क्या हुआ, राइट शेयर्स कितने इशू करे हैं सर? 2.5 लाख इशू करे हैं और 20 रुपीज के हिसाब से इशू करेंगे। तो क्या करूंगा मैं, अगेन वही यहाँ पर हम बोनस वाला एलिमेंट हम यहाँ पर आपको पता है निकाल के चलते हैं, पेड एलिमेंट हम निकाल के चलते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, 2,50,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 25। ये आपका कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? पेड एलिमेंट आ जाएगा। तो आपका 2 लाख आ जाएगा, 50,000 आपका बोनस एलिमेंट गया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि यहाँ पर कैलकुलेशन क्या हो जाएगी बेटा, डिवाइड करोगे, पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू निकाला, वो आया 24 का। थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू इज 24। ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालोगे, एडजस्टमेंट फैक्टर कम्स आउट टू बी 25/24। ये आपके पास कितना आ गया? 1.04 आ गया। ठीक है, इसको इग्नोर करो, इधर आओ। एडजस्टमेंट फैक्टर जो है 25/24, अब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके चलूंगा। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर जब निकालेंगे 2021 का, रीस्टेट करके चलेंगे। कैसे रीस्टेट करेंगे, 20 लाख को डिवाइड करूंगा मैं 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय 1.04 से। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, अगर किसी ने 1.042 लिया है तो उसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, 2 पॉइंट तक लेके चलना। तो ये आ गया 1.92। 2022 में क्या करेंगे, 10 लाख इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 3/12, क्योंकि 3 महीने इतने शेयर रहे। उसका 12.5 लाख जब राइट शेयर इशू कर दिया, उसके ऊपर 9/12 करा, मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे बेटा 2.51 आ जाएगा। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 11 जरा खुद से देख लेंगे। ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 11 जो है, इससे बेटर मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करे हुए हैं, जहां पर पेड वैल्यू अलग है और आपका नॉमिनल वैल्यू अलग है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉमन यूनिट कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा, यहाँ पे कॉमन यूनिट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मैं अपना खुद का कोई क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा। ठीक है, डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वाले कंसेप्ट को जरा हम बाद में करते हैं। अब आज जरा जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए थे पहले, वो उन क्वेश्चंस की तरफ बेटा हम बढ़ के चलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चलिए बेटा, इस पे आ जाओ जरा। बेटा सी एच लिमिटेड है, उसका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको गिवन था कितने का, 40 लाख रुपए का। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंपनी ने लोन लिया हुआ था 20 लाख रुपए का एट रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, और आपको दिया हुआ था कंपनी के शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, उसने बताया कि इक्विटी शेयर कैपिटल थी 10 रुपीज वाली, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे 10 लाख के, 15% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे 5 लाख के, डिविडेंड इसके ऊपर डिक्लेयर नहीं था, और 12% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे 3 लाख रुपए के। ठीक है, आपको ये गिवन था। मेरे को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, कैलकुलेट करना था बेसिक अर्निंग पर शेयर। सर बेटा किस वे में कैलकुलेट करके चलोगे बेसिक अर्निंग पर शेयर? सिंपली पहले फॉर्मूला लिखोगे, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय द वेटेड आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर अर्निंग कितनी एट्रीब्यूटेबल है इक्विटी शेयर होल्डर को? ठीक है सर, पहले तो वो निकालें। सर अर्निंग निकालने के लिए अगर यहाँ पे देखो सर, 40 लाख रुपीज का बिना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, इंटरेस्ट माइनस करूंगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। टैक्स एलिमेंट कुछ है नहीं, तो वही आपका पैट बनेगा, वही आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या बन जाएगा, नहीं सर उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड उड़ाना पड़ेगा। 20 लाख का 10% अगर आप करते हो 2 लाख आता है, लेकिन 3 महीने का कितना होगा, 50,000, तो 50,000 वो गया। ठीक है, अरे एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? ओके,
अरे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो रखी है, सिली मिस्टेक हो रखी है। जब हमने क्लास में सॉल्व करा है, आप में से किसी ने ये गौर नहीं करा इसके ऊपर। लोन कब लिया है? 1 जनवरी 2023 को लोन लिया हुआ है। हाँ ठीक है बेटा, 1 जनवरी 2023 को लोन लिया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 तो पूरा हो गया ना। ठीक है, 12 मंथ्स, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन। तो 2 लाख पे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाएगा, बचा कितना? 38 लाख। माइनस करूंगा बेटा उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड। सर क्यूमुलेटिव वाला आप जानते हैं माइनस होना ही होना है, 10 लाख का 10%, 1 लाख माइनस होगा। नॉन क्यूमुलेटिव वाला तब माइनस होगा अगर डिक्लेयर्ड है। सर उसने 5 लाख के ऊपर स्पेसिफिकली बोला है नॉट डिक्लेयर्ड है, तो 3 लाख के ऊपर मान के चलूंगा डिक्लेयर्ड है, तो 3 लाख का 12%, 36,000 पे। 36,000 अंदर माइनस करोगे आपका आ जाएगा 36,64,000। ठीक है, अब ये 36,64,000 आ गया। दिस इज योर अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम यहाँ पे निकाल लेंगे, 50 लाख है, 50 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 लाख आपके पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। डिवाइड करोगे बेटा, आंसर आ जाएगा। देन बेटा आपका क्या है, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 जो है, अब यहाँ पर मेरे को आपको क्या सिखाना है, बेसिकली अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज के अंदर क्या करते हैं, मुझे वो सिखा के चल रहे हैं। ठीक है, मतलब जो पॉइंट बेसिकली हमारे उधर क्वेश्चन में कवर नहीं हुआ अब यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, साहिल लिमिटेड ने क्या करा है, एक्वायर करा है नारंग लिमिटेड ऑन 30/9/2023। एक्विजिशन जो है इज इन द नेचर ऑफ परचेज एज पर AS 14। अमेलगमेशन से पहले आपको शेयर बताए हैं, 2 लाख है और नारंग लिमिटेड की 3 बीस है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करें, साहिल लिमिटेड जो है वो एक इक्विटी शेयर इशू करेगा फॉर एवरी 4 शेयर ऑफ नारंग लिमिटेड। बेटा जब आपने ये चैप्टर तैयार करने हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाए हैं वो आपने वो जरूर गो थ्रू करके चले हैं। दीज आर द मोर, मतलब कह रहे हैं ना, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल देन जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, उससे भी कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल हमने कवर करे हुए हैं। आपको क्या करना था, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना था। कह रहे हैं आंसर क्या डिफरेंट होगा, अगर वो अमेलगमेशन ही नेचर ऑफ मर्जर होता तब क्या करते थे। ठीक है सर, अगर अमेलगमेशन ही नेचर ऑफ परचेज है, सर क्या करते थे, कंसेप्ट याद आ रहा है किसी को? अगर अमेलगमेशन ही नेचर ऑफ परचेज होता है, ठीक है, तो किस तरीके से हम निकाल के चलते थे, बताओ जरा। एक इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, तो मुझे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करे जाएंगे पहले तो ये बता दो। 3,20,000 का 1/4 क्या बेटा, नंबर ऑफ शेयर जो इशू करे जाएंगे दैट विल बी 80,000। क्या नंबर ऑफ शेयर जो इशू करे जाएंगे बेटा दैट विल बी 80,000, यस और नो? यस ठीक है, नंबर ऑफ शेयर सर पता लग गया सर, वो आएंगे 80,000 पे। अब क्या करूंगा, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 50 लाख है, प्रॉफिट जो है वो 50 लाख आ जाएगा। 50 लाख का अब यहाँ पर आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज बेसिस नंबर ऑफ शेयर निकालो जरा। सर 2 लाख शेयर के ऊपर 12/12, और जो 80,000 शेयर इशू करे गए होंगे वो कब करे गए हैं, मिड ऑफ द ईयर में करे गए हैं, जिस टाइम पे हमने एक्विजिशन करी है, यानी जून में, सितंबर में जाके। ठीक है, 30 सितंबर को जाकर। तो 6 महीने का निकालोगे, 80,000 टू 6/12, इट विल कम आउट टू बी 40,000। क्या आ गया, 2,40,000 पे आ गया। बोलो यहाँ तक क्लियर? क्लियर है? अब बेसिक अर्निंग पर यस शेयर सर। निकालने तो क्या करूंगा मैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए क्या करेंगे बोलो जी। सर अगर हमारा अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होता है, तो बेटा आप जो शेयर्स इंक्लूड करके चलते हो, यू इंक्लूड द शेयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। इस वजह से आपने 80,000 के ऊपर 6/12 भरा। जितना आपका प्रॉफिट है उसको सीधा डिवाइड करोगे 240 से क्लियर। लेकिन अगर अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है, तो ऐसे केस के डेट अंदर ऑफ बिगिनिंग। हम ये मान के चलते हैं कि वो एक कंबाइंड एंटिटी है, मतलब कंबाइंड एंटिटी जो है वो शुरू से ही एग्जिस्ट करती है बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड से। तो ऐसे केस के अंदर 80,000 के ऊपर भी 12/12 ही लगाकर चलेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, अमेलगमेशन नेचर ऑफ परचेज है या अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है। अगर परचेज हुआ कौन सी डेट से निकालोगे, डेट ऑफ एक्विजिशन डेट से। ऑफ अगर एक्विजिशन। अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर हुआ कौन सी डेट से निकालोगे, जैसे शुरू से है कंबाइंड एंटिटी की थी, शुरू से कंबाइंड एंटिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 45 लाख रुपीज। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितना है, 3 लाख रुपए। कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे हैं 1 अक्टूबर को। कंपनी ने फर्दर इशू करे हैं 1 जनवरी को 84,000 शेयर। कंपनी ने डिसाइड करा कि बायबैक करेगी 1 फेब को। बोर्ड मीटिंग हुई, शेयर जो है बॉट बैक करे गए 1/20। कैलकुलेट करके बताओ वेटेड नंबर ऑफ एवरेज शेयर कितने रहेंगे, बोलो क्या करेंगे सर। सर जो शेयर मेरे पास शुरू से हैं 3 लाख रुपए, ठीक है, जो शेयर, 12 अरे सर मेरे पास कुछ शेयर हैं जो 3 लाख है शुरू से हैं। चलो 3 लाख जो है मैं 12 कह सकता हूँ मेरे पास थ्रू आउट द ईयर रहे हैं, सो आई कैन से 3 लाख इंटू 12/12 कैलकुलेशन पर्पज के लिए। कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे हैं कब, 1 अक्टूबर को। तो एक उस दो अक्टूबर। लाख के ऊपर क्या करूंगा, उस 2 लाख के ऊपर एक बेटा छह महीने बटा का। बारह ठीक है। फर्दर कंपनी ने क्या करा है, बायबैक करा है। बायबैक कंपनी फर्दर इशू करा 84,000 शेयर। 84,000 शेयर के ऊपर क्या करूंगा, 1 जनवरी से तीन 31 मार्च, महीने 3 महीने का। और 1 फेब को जो बायबैक करें 1/20, 1/20 इंटू 2/12 क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टी सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। डन है जी।
चलो अगला यस क्वेश्चन सर। देखेंगे जरा। अगला कॉम्प्रिहेंसिव बड़ा इल्यूस्ट्रेशन बड़ा, ठीक है, क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 3 करोड़। आपको दे रहा है कि 10% डिबेंचर जो है वो इशू करे थे हमने 1 अक्टूबर को, 60 लाख रुपए के। इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर गिवन है, देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ शेयर राइट नाउ। मेरे पास 3 लाख शेयर ऐसे हैं जो 10 रुपए वाले हैं, जिसके ऊपर 10 पेड अप है। 2 लाख शेयर ऐसे हैं 20 रुपए वाले, 15 पेड अप है। और 1 लाख शेयर ऐसा है 100 रुपए वाला, 80 पेड अप। 1 जुलाई 2023 को क्या हुआ है, फ्रेश शेयर जो है वो इशू करे गए हैं 4 लाख 50 रुपए वाले, 25 पेड अप है। और 1 नवंबर को जो अगर कॉल मनी मिल गई है 5 पर शेयर ऑल 2 लाख शेयर के ऊपर, 10 पर शेयर ऑन 1 लाख शेयर, ऑन 1 लाख शेयर, और 15 पर शेयर ऑन 4 लाख शेयर। आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना था, टैक्स रेट गिवन था 50% का। और कहने 40 लाख रुपए का एक्सपेंस ऐसा भी था जो गलती की वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो सर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, तो पहला काम मुझे क्या करना चाहिए सर, इस 3 करोड़ में से मुझे 40 लाख रुपए का जो मेरा खर्चा हमने रिकॉर्ड करूंगा, पहले तो वो माइनस करूंगा। तो मैंने अनरिकॉर्डेड खर्चा अगर बेटा माइनस करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 2 करोड़ 60 लाख रुपए। दिस इज योर रिवाइज्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये जो रिवाइज्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है, आउट ऑफ दिस रिवाइज्ड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो निकालूंगा। एंड व्हाट विल बी माय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स? 60 लाख के अपने डिबेंचर्स के, 60 लाख। ठीक है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और डिबेंचर इशू करे गए थे 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त से काउंट करते हो बेटा कितने मंथ्स बनते हैं, 8 महीने आपके आदमी। बनेंगे। 8 महीने का इंटरेस्ट। टाइम फैक्टर को ध्यान रखे चलना। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स आया, 50% का टैक्स रेट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, सिंपल। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहूं मैं, आई कुड हैव गिवन यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आई कुड हैव गिवन यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर मैं कहता कि भाई गलती थी। तो वहां पर क्या करना पड़ता, पहले अर्निंग बिफोर टैक्स तक पहुंचना पड़ता, फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक मैं पहुंचता, फिर रेक्टिफिकेशन करके फिर दोबारा से कैलकुलेशन करता। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। सर अब यहां पर दिक्कत पता है क्या आई? सर मेरे पास ना शेयर जो है, फेस वैल्यू भी अलग अलग है, पेड अप वैल्यू भी अलग अलग है। तो मेरे को ना कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, मेरे पास कुछ कॉमन नहीं मिलता। जब ऐसी कभी सिचुएशन आ जाए, तो बेटा हम कॉमन क्या कर लेंगे, आपको कहीं तो कॉमन पे लेके जाना पड़ेगा। सो मैं मान लेता हूँ कि 1 रुपए का एक शेयर है। अगर 1 रुपए का एक शेयर है, तो बेटा कैलकुलेशन देखो कैसे होगी। अगर रुपी 1 शेयर के बेसिस पे कैलकुलेशन करके चलो, आपके पास ओपनिंग बैलेंस के नाम पे क्या था, 3 लाख शेयर थे 10 रुपए वाले, 2 लाख शेयर थे 15 वाले, और 1 लाख शेयर थे 80। आपने मल्टीप्लाई करा, खत्म। फ्रेश इशू आपने करा था 1 जुलाई को, फोर्थ कैटेगरी, 25 रुपए, 50 वाला शेयर था, 25 में इशू करा था। तो उसके ऊपर 9 मंथ्स का आपने टाइम लगाया। आपको 1 नवंबर को कॉल मनी मिल गई, सेकंड शेयर्स के ऊपर आपको पैसा मिल गया कितना, 5 रुपए। तो ये जो 2 लाख है, इसके ऊपर आपने टाइम फैक्टर लगाया 5 मंथ्स का। ठीक है। अगेन 1 लाख के ऊपर आपको 10 रुपए और मिल गए, उसके ऊपर भी आपने क्या करा, 5 मंथ्स का लगाकर चला। और ये जो 4 लाख शेयर थे, इसके ऊपर 15 रुपए मिल गए। अगेन इसके ऊपर भी आपने 5 मंथ्स का जो है आपने बेटा टाइम फैक्टर लगा दिया, मल्टीप्लाई करा। आपके पास ये आगे नंबर ऑफ शेयर, दीज आर द नंबर ऑफ शेयर पर रुपी। तो अब हम बेसिक अर्निंग पर शेयर जो यहाँ पे निकालेंगे, पर रुपी निकालेंगे, पर रुपी बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बेसिक अर्निंग पर शेयर, ठीक है, किसके साथ, फेस वैल्यू के साथ। सर आइडली होना क्या चाहिए, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका ऐसे क्या करता है, पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके चलता है। सो इन एग्जामिनेशन आपको क्या करना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द पेड अप वैल्यू। तो जब भी बेटा इस कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, यू विल कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर ऑन रुपी बेसिस। ठीक है, मतलब पर रुपी आप निकाल के चलोगे, और पर रुपी निकालने के बाद आप क्या करोगे, उसको पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके चलेंगे। ठीक है जी। जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन अभी अभी करें, प्लीज एक बार कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लो फटाफट से बच्चे। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है बता दीजिए। अब जो बच्चे बेटा रेगुलर वाले स्टूडेंट्स नहीं है, और बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हैं, बेटा व्हाट यू कैन डू, आप मेरे नंबर पे जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये वाली फाइल मैं पर्टिकुलरली आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा पर्सनली। तो कोई अगर आउटसाइडर स्टूडेंट है जो हमसे रेगुलर क्लासेस नहीं ले रखी है, वो ही लेक्चर देख रहा है, तो आप मेरे से बेटा ये वाली फाइल मांग सकते हो। ठीक है जी। जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस क्वेश्चन, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन।
हाँ जी बच्चे, हो गया। देखें बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे। यस सर। बोनस इशू वाला है। बोनस इशू का मैं आपको पॉइंट समझा चुका हूँ। हम क्या मान के चलते हैं कि बेटा स्टार्टिंग से ही हमारे पास क्या है, बोनस शेयर्स हैं। तो दीज वर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा जो हमने क्लास के अंदर कवर करके चले थे। बेटा अब हमने क्या करने हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, हम उसको अब हम करते जाएंगे, यानी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए हैं। ठीक है, चलिए अब उन क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। करें शुरू। डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में समझा दूंगा, डोंट वरी। हाँ जी बेटा, पहला क्वेश्चन कर चुके हैं हम, आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपके इंस्टीट्यूट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपके इंस्टीट्यूट का है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 बेटा नंबरिंग थोड़ी सी डिफरेंट है इस वाली फाइल के अंदर, बट ये वही क्वेश्चन है जो आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपका अब डायरेक्टली आ जाएंगे बेटा आप कौन से क्वेश्चन की तरफ। यू विल डायरेक्टली कम टू क्वेश्चन नंबर 9। आरटीपी का सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक बार देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। आरटीपी का सवाल क्वेश्चन नंबर 9। बेटा अब इस क्वेश्चन के बारे में मैंने ना ये क्वेश्चन आपके ऐड जरूर कर दिया, आपको दे दिया ये क्वेश्चन, बट टू बी फ्रैंक मुझे नहीं लगता है कि आपसे ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में टेस्ट करा जाएगा। डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के कंसेप्ट के ऊपर है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर डाला गया है। सो आई पर्सनली डोंट फील कि ये क्वेश्चन जो है टेस्ट करा जाएगा। फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर आंसर विद यू। मैं इसके इमीडिएटली बाद, इस सेशन के इमीडिएटली बाद आई विल शेयर आंसर्स। ठीक है, तो वो आंसर एक बार गो थ्रू करके चल लेना। ये क्वेश्चन बेटा आपको पेपर में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप इग्नोर करके आराम से चल सकते हो, बट आई हैव गिवन कि अगर हाँ किसी बच्चे ने पढ़ना हो, उसका इंटरेस्ट हो, वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट कौन सा का है, उसके अंदर बेसिक और डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालना है। मैंने अभी तक डिल्यूटेड आज की क्लास में नहीं समझाया, तो मैं डिल्यूटेड को अभी के लिए इग्नोर करके चल रहा हूँ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। फिर से डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर वाला आ गया। ठीक है, चलो डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का कंसेप्ट जो है, रिकॉल करें क्या था सर डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का कंसेप्ट। आ जाइए बेटा, पढ़ ही लेते हैं। डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन के अंदर आ रहा है। ये लीजिए बेटा, डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इन कैलकुलेटिंग द डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के अंदर क्या होता है, डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कह रहे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द diluted earning per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholder and weighted average number of share outstanding during the period should be adjusted for the effect of all the diluted potential equity shares। कह रहे हैं जो आपके diluted potential equity shares रहते हैं, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। किसके अंदर, दोनों चीजों में। एक, आपका जो बेटा प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है उसके अंदर भी, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में भी। अब वो कहता है कि जब आप डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाल रहे होते हो, तो आपको इफेक्ट देके चलना है जितने भी डिल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स है जो कि आउटस्टैंडिंग है ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, दैट इज नेट प्रॉफिट जो फॉर द पीरियड जो है एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर। जो नेट प्रॉफिट है फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर, उसको आप इंक्रीज करके चलोगे डिविडेंड के अमाउंट से जो आपने रिकॉग्नाइज करा है इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स एज एडजस्टेड फॉर एनी एट्रीब्यूटेबल चेंजेस इन द टैक्स एक्सपेंस। आपने कोई भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि रिकॉग्नाइज करके चला है इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिल्यूटेड पोटेंशियल अर्निंग, डिल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स फॉर एनी चेंज इन द टैक्स एक्सपेंस एंड एडजस्ट करके चलोगे फॉर द आफ्टर टैक्स अमाउंट ऑफ एनी अदर चेंजेस इन एक्सपेंस और इनकम। आप कह रहे हैं जो आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होते हैं उसको भी आप इंक्रीज करके चलोगे एडिशनल इक्विटी शेयर्स के साथ जो आउटस्टैंडिंग होते हैं, एज्यूम करते हुए कि अगर कन्वर्जन हो जाती है सारे के सारे डिल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स की। अगर फॉर्मूला में बात करके चलूं तो मैं कह रहा हूं कि मुझे नेट प्रॉफिट लेना है आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द
पोटेंशियली डिल्यूटिव इक्विटी शेयर्स, और उसको डिवाइड करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, गिविंग द इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल डिल्यूटिव इक्विटी शेयर्स। ठीक है। अब अर्निंग्स के बारे में बेटा अगर हम बात करके चलें, इसको समझने के लिए हमने बेटा एक इलुस्ट्रेशन है जो देखा था, अगर आप लोगों को ध्यान है ना, हम उसी इलुस्ट्रेशन की तरफ दोबारा आ जाएंगे। इस कंसेप्ट को थॉरली हम समझ के चलेंगे। कहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, जो अमाउंट है आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा। कहेंगे आप कंसीडर करके चलोगे जो भी चेंज हुआ है आपका एक्सपेंस के अंदर, यानी कोई भी डिविडेंड था डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के अंदर, विच वुड हैव बीन डिडक्टेड इन अराइविंग एट नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। कोई भी इंटरेस्ट जो आपने रिकॉग्नाइज करा था, ठीक है सर, अब थ्योरी पढ़ते हैं ना तो समझ में आता नहीं है, राइट। तो एक काम करते हैं ना बेटा, लेट जस्ट मूव टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका ना जो एग्जांपल गिवन था, हम एक बार सीधा उस एग्जांपल की तरफ क्या करके चलेंगे, जंप करके चलेंगे। ठीक है जी। चलिए बेटा, आएंगे इस क्वेश्चन की तरफ। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके बेटेक्स के अंदर भी था और इसके ऊपर आपकी बुक में भी क्वेश्चन था। सर नेट प्रॉफिट जो है फॉर द करंट ईयर कितना है बेटा, 1 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है फॉर द करंट ईयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं बच्चे, 50 लाख रुपए के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो है बेटा आउटस्टैंडिंग है। अगर आप यहाँ पे बेसिक अर्निंग पर शेयर देखते हो तो बेसिक अर्निंग पर शेयर 2 आता है। मुझे बताओ कि इसके अंदर किसी बच्चे को कोई डाउट, यहां तक तो क्लियर है। यस सर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर है 100 रुपए के, और हर एक डिबेंचर को तुम 10 इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। बस इतना सोच के बताना कि अगर मैं हर शेयर को कन्वर्ट कर सकता हूँ 10 इक्विटी शेयर के अंदर, हर डिबेंचर को। पहले तो अगर मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करूं, सर 1 लाख डिबेंचर है और एक डिबेंचर है 100 रुपए का, तो टोटल 1 करोड़ रुपए के डिबेंचर हो गए। और 1 करोड़ के ऊपर अगर मैं 12% निकालता हूं तो बेटा क्या 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ जाता है। यस सर। क्या 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ जाता है। अब जरा सोच के देखना, इंटरेस्ट इज एन आइटम विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस तो सर। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तुम यहां जाकर लिखते इंटरेस्ट, 12 लाख रुपए का तुम लोग इंटरेस्ट लिखते। अब 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट लिखते तो इससे तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो क्या होता, कम होता है ना, यस सर। इससे तुम्हारा प्रॉफिट कम होता। और इस इंटरेस्ट से आपकी क्या होती है, टैक्स सेविंग हो रही होती। कितने यस की सर। टैक्स सेविंग हो रही होती, 30% की टैक्स सेविंग 50%। भी हो रही होती, 3,60,000 रुपए की। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वी विल एडजस्ट आवर नेट प्रॉफिट अकॉर्डिंगली। अगर मैं कह रहा हूं ये कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है वो फुली कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स, तो जरा सोच के देखना, आपका भी यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अगर मैं शुरुआत करके चलूं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या फिर ऐसा हुआ होगा ना प्रॉफिट, मतलब टैक्स एलिमेंट आपने 360 का माइनस करा होगा, राइट। तो मुझे कहीं यस ना कहीं सर। उसको अब क्या करना पड़ेगा, उसका इंपैक्ट अब यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा। मतलब मेरा प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ का है। अगर सर मेरा प्रॉफिट, अब अगर मैंने इंटरेस्ट ना दिया होता तो मेरा प्रॉफिट जो है 1 करोड़ का ना होकर मेरा प्रॉफिट जो है वो 12 लाख रुपए से ज्यादा होता। मेरा प्रॉफिट यस 12 सर। लाख से ज्यादा होता, यस और नो। अगर यस सर। प्रॉफिट 12 लाख से ज्यादा होता तो मुझे इस 12 लाख के ऊपर 3,60,000 का टैक्स भी देना पड़ता। यस सर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करके चलूं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 10,84,000, यानी ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट। यस सर। क्लियर हुआ बेटा, ये काम करना है। वी हैव टू एडजस्ट आवर नेट प्रॉफिट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि अगर मैं अपने जो डिबेंचर हैं अगर उसको कन्वर्ट कर देता इक्विटी के अंदर। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होते हैं कन्वर्जन से। सर 1 लाख डिबेंचर है, 1 लाख डिबेंचर के बदले में, हर डिबेंचर के बदले में 10 शेयर्स, तो 10 लाख इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए बेटा, 10 लाख के हो गए। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हम यूज करके चलेंगे डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के लिए, वो कितने हो जाएंगे सर, 50 लाख शेयर मेरे पास पहले से हैं, 10 लाख शेयर मैं ऐड कर दूंगा पोटेंशियल वाले, तो मेरे पास आ जाएगा 60 लैक्स। एंड अर्निंग्स मेरी अब कितनी यूज करूंगा मैं, 1084,000,000 डिवाइड करूंगा बेटा, क्या आ जाएगा, डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ठीक है जी। चलो बेटा अब आगे बढ़ो, क्लियर है। यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाता है वो आ जाता है इफेक्ट क्या है शेयर ऑप्शन का ऑन द डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। सर नेट प्रॉफिट जो गिवन है दैट इज 12 लाख। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आउटस्टैंडिंग है वो 5 के हैं।
हम कह रहे हैं कि जो एवरेज फेयर वैल्यू है एक इक्विटी शेयर की वो 20 रुपीज है, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जो आप ऑप्शन दे रहे हो वो 1 लाख का दे रहे हो, और एक्सरसाइज प्राइजेस 15 रुपीज। ठीक है। अब यहां पर किस वे में कैलकुलेशन करके चलेंगे सर? देखो, अगर मैं बेसिक अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन करके चलूं, तो सर 12 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, मैं 5 लाख से डिवाइड करके चलूं, तो मेरा अर्निंग पर शेयर जो है बेटा 2.40 आ जाए। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर में आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं। अब हुआ क्या, अंडर द ईसॉप ऑप्शन, शेयर ऑप्शन, उसके अंदर हमने इंप्लॉइज को कहा भाई तुम 1 लाख शेयर ले सकते हो, और 1 लाख शेयर हम तुम्हें कितने रुपए में देंगे? 15 रुपए में देकर चलेंगे। ठीक है। तो बेटा यहां पर भी कहीं ना कहीं वही बात होनी है कि अगर आपने इन शेयर्स को फेयर वैल्यू के ऊपर इशू करा होता, विच इज योर 20 रुपीज, तो कितने शेयर इशू कर? सर 1 लाख इंटू 15, 15 लाख तुम्हारे पास आएगा। लेकिन अगर तुम फेयर वैल्यू पे इशू करते यानी 20 रुपए पे तुम लोग इशू करते, तो कितने शेयर हैं बेटा जो इशू करे जाते? 75,000 शेयर इशू करे जाते हैं। तो फॉर द पर्पस ऑफ नाउ डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अब हम कैलकुलेशन जो है वो कैसे करके चलेंगे? ठीक है। वो कहता है 1 लाख शेयर में से आप माइनस कर दीजिए 75,000 शेयर। जो पेड वाला पार्ट है आपने उसको क्या करके चलना है? माइनस करके चलना है। ठीक है। एंड यू हैव टू कंसीडर ओनली 25,000 शेयर फॉर द पर्पस ऑफ डिल्यूशन। ठीक है। क्योंकि आपने 25,000 शेयर दिए हैं, मतलब जो आपने बेसिकली ऐसे इशू करे हैं, तो 5,25,000 से डिवाइड करो। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए देखो हमारे पास कौन सा पैराग्राफ था, पैराग्राफ नंबर 37B। ठीक है। आओ जरा इस वाले पैराग्राफ के ऊपर। कह रहे हैं ऑप्शंस एंड द अदर शेयर परचेज एग्रीमेंट आर डिल्यूटिव व्हेन दे वुड हैव रिजल्ट इन द इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर लेस देन फेयर वैल्यू। कह रहे हैं जो शेयर ऑप्शन होते हैं या अदर आपके शेयर परचेज एग्रीमेंट होते हैं वो डिल्यूटिव कब कहलाते हैं? अगर दे वुड हैव रिजल्ट इन द इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर लेस देन फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू से कम में शेयर इशू करे जा रहे हैं तभी वो डिल्यूटिव। कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ डिल्यूशन होगी इज द फेयर वैल्यू लेस द इशू प्राइस। कहेंगे डिल्यूशन का अमाउंट कितना है, जो फेयर वैल्यू है उसमें से आप घटा दीजिए जो इशू प्राइस है। देयरफॉर अगर आपको डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कहेंगे सच अरेंजमेंट इज ट्रीटेड एज कंसिस्टिंग ऑफ, ये दो चीजें दी गई। कह रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्ट टू इशू सर्टेन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट देयर एवरेज फेयर वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड। The shares to be so issued are fairly priced and assumed to be neither dilutive nor anti-dilutive. They are ignored in computation of diluted earning per share. तो ये जो हमने 75,000 की कैलकुलेशन करी थी ना बेटा, यहां पर उसकी बात करी गई। वो क्या कह रहा है कि ऐसे अरेंजमेंट के अंदर आप क्या करेंगे, जो सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर ही रहे हो, मान लेते हैं एवरेज फेयर प्राइस के ऊपर, तो वो आप मान के चलोगे कि ना तो वो डिल्यूटिव है ना वो एंटी डिल्यूटिव है। अब ये डिल्यूटिव और एंटी डिल्यूटिव का कंसेप्ट क्या है वो अगले इलस्ट्रेशन के अंदर मैं सिखा दूंगा। ठीक है। अब यहां पर क्या था, देखो बेटा 1 लाख शेयर्स थे जो आप ऑप्शन आपने उनको दिए थे। आपने उनको बोला कि भाई तुम 1 लाख ऑप्शन 15 रुपए के हिसाब से दे सकते हो। तो मेरे पास तो 15 लाख रुपए आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इनको 15 लाख के बदले में फेयर वैल्यू पे शेयर इशू करे होते, तो मैं इनको सिर्फ 75,000 शेयर इशू करता। तो कहता है ये जो 75,000 शेयर है ना, कह रहे इनको ना तो आप डिल्यूटिव मानोगे ना ही इनको आप एंटी डिल्यूटिव मानोगे, तो इनको आप इग्नोर कर दें। तो इस वजह से मैंने 75 कैलकुलेट जरूर करा है, लेकिन उसको मैं इग्नोर करूंगा। आगे क्या बोलता है, अ कॉन्ट्रैक्ट टू इशू द रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स फॉर नो कंसिडरेशन। कह रहे हम इसके अंदर जो बाकी शेयर्स हैं उसके बदले में बेसिकली कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो उन इक्विटी शेयर से कोई पैसा जनरेट नहीं हो रहा, उन इक्विटी शेयर्स का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। सच इक्विटी शेयर जनरेट नो प्रोसीड्स एंड हैव नो इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिटेबल एट्रीब्यूटेबल। तो जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल है उस पर तो कोई इसका इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो शेयर्स हैं वो डिल्यूटिव हो गए। ठीक है। शेयर्स डिल्यूटिव हो गए, और उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंदर हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंदर हम ऐड करके चलेंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? डन। ओके सर। चलिए आ जाते हैं बेटा अगले कंसेप्ट की तरफ, इलुस्ट्रेशन नंबर 7 की तरफ आपके स्टडी मटेरियल के। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वही चीज कही है कि आपकी बुक के अंदर इसके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं, बट दिस इज समथिंग विच आई फील दैट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है। इलुस्ट्रेशन नंबर 7, डिटर्मिंग द ऑर्डर in which to include dilutive securities in the computation of weighted average number of shares। ठीक है। सर अर्निंग दे रखी है बेटा 1 करोड़ रुपए की, नंबर ऑफ शेयर है 20 लाख के, पर आपको दिया हुआ है कि एवरेज फेयर वैल्यू जो है वो एक इक्विटी शेयर की ड्यूरिंग द ईयर 75 है। आपको कुछ एक पोटेंशियल इक्विटी शेयर दिए हैं,
आपको तीन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स दे दिया। कह रहे हैं ऑप्शन है 1 लाख ऑप्शन जो है हम 60 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो 8 लाख शेयर्स हैं, एंटाइटल्ड टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ 8 पर शेयर, और हर एक प्रेफरेंस शेयर्स को आप 2 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट इन्होंने यहाँ पे दे दिया 10% का, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कंसीडर करके चल लेंगे जैसा भी रहेगा। ठीक है, देन आपका 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है 100 रुपीज वाले। कह रहे हैं नॉमिनल वैल्यू जो है इनकी कितनी है 10 करोड़, और हर एक डिबेंचर जो है वो 4 इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या है कन्वर्टेबल है। टैक्स रेट जो दे रखा है 30% का दे रखा है। तो बेटा सबसे पहला पता क्या काम करोगे, वी विल सी कितने नंबर ऑफ, हमने ना दो चीजें कैलकुलेट करके चलनी है। फॉर एवरी पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट टू टू थिंग्स। पहला, मेरा इंक्रीज इन अर्निंग्स कितना है, अर्निंग्स में कितना इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स आपने कैलकुलेट करके चलनी है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करके चलो, तो ऑप्शंस के केस में क्या होता है, ऑप्शंस के केस में अर्निंग कोई इंक्रीज नहीं होती है ना। अब यहां पर क्या हुआ कि देखो बेटा 1 लाख हमने ऑप्शन दे दिए, 1 लाख के ऊपर 60 के से मल्टीप्लाई करके चलोगे तो ये आपका इतने एक्सरसाइज प्राइस हो गया, तो बेसिकली आपके पास 60 लाख आ रहा है। लेकिन आप इसको अगर 75 से डिवाइड करो विच इज योर फेयर वैल्यू, तो हम कहेंगे हम तो सिर्फ 80,000 शेयर ही जो है वो बेसिकली पैसा आ रहा है ना। तो जो 1 लाख, ये जो 80,000 है, कंसेप्ट कहता है ना तो ये डिल्यूटिव है ना ही ये एंटी डिल्यूटिव है, इसको तो आप इग्नोर करके चलो। अब जो बचा बाकी 20,000, वो बेसिकली आपने फ्री के अंदर क्या करा है अलॉट करा है, और इसके अंदर आपने कोई भी शेयर, कोई पैसा आपके पास नहीं आएगा। तो आपकी यहाँ पर कोई भी अर्निंग नहीं बढ़ेगी, बट अर्निंग्स के अंदर आपका इंक्रीज कितना हो जाएगा 0। बट इसका दूसरा इंपैक्ट क्या जाएगा, आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो बढ़ जाएंगे वो बढ़ जाएंगे 20,000 से। बोलो बेटा क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ सभी बच्चों को। यस सर। अगला पॉइंट क्या है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर 8 लाख शेयर्स जो हैं क्यूमुलेटिव डिविडेंड उनको 8 पर शेयर मिलना है, और हर प्रेफरेंस शेयर्स को 2 शेयर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स की अगर बात करके चलूं तो 8 लाख इंटू 2 16 लाख तो मेरे शेयर्स बन जाते हैं, 16 लाख तो बेटा मेरे शेयर्स बन जाते हैं, राइट। अब यस आठ सर। लाख इंटू 8 कितना हो जाता है, 64 लाख 64 रुपए का लैक्स डिविडेंड इनको आप दे रहे थे, और प्लस इसके उनको ऊपर बच टेन जाएंगे। परसेंट का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 6,40,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया 70,40,000 रुपए। तो अगर मेरी प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, ठीक है, उनको मैं डिविडेंड अगर नहीं दे रहा, तो डेफिनेटली क्या अर्निंग्स जो है जो एट्रीब्यूटेबल होगी टू इक्विटी शेयर होल्डर वो 70,40,000 से क्या बढ़ जाएंगी बेटा। यस सर। ठीक है, तो अर्निंग के अंदर कितना इंक्रीज होगा 70-40 से, और 70 शेयर्स में कितना इंक्रीज होगा 16 लाख रुपए से। अब आ जाओ 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ऊपर। सर नॉमिनल अमाउंट जो है वो है 10 करोड़ का, और हर एक डिबेंचर जो है वो 4 इक्विटी शेयर्स के अंदर बेटा चार। कन्वर्टेबल। ठीक है, हर एक डिबेंचर जो है वो 4 इक्विटी शेयर्स के अंदर क्या है कन्वर्टेबल है। सो बेटा अब इसके अंदर क्या करेंगे चलिए बताएंगे। सर 10 करोड़ है और हर एक डिबेंचर जो है वो 4 इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्टेबल है, सो व्हाट वी विल डू, बोलो जी बोलो। सर 10 करोड़ सिंपल डिवाइड बाय नंबर ऑफ 100 करोड़ पहले तो सर, तो मेरे पास 10 कितना आ लाख। जाता है 10 लाख, यानी 10 लाख शेयर हो गए, 10 लाख डिबेंचर हो गए, और 10 लाख डिबेंचर 40 चार लाख इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे तो 40 लाख। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर हो गए सर 40 लाख, और बढ़ अर्निंग गए कितने से इंक्रीज हो गई अब जरा सोच के देखो। सर दस सर। करोड़ के ऊपर 12%, इंटरेस्ट बचेगा मेरा। तो 12 लाख रुपए हो गया, सॉरी 10 करोड़ के ऊपर बारह हाँ, परसेंट 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख, लेकिन उसके ऊपर टैक्स रेट भी तो है और 30%। 30% टैक्स रेट। तो 30% मुझे टैक्स मेरा बढ़ेगा तो वो देना पड़ेगा, तो मेरी अर्निंग्स जो हो जाएंगे वो कितनी आएंगी सर 8 करोड़ बेसिकली 84 लैक्स, राइट। हमने यस क्या सर। कैलकुलेट करके चलना है सुनेंगे। जब भी इस कैटेगरी का क्वेश्चन आए, आपने पहली कैलकुलेशन करनी होती है अपनी अर्निंग कितनी इंक्रीज हो रही है और आपका पोटेंशियल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा, या अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर भी बोल देते हैं इसको। देखो बेटा जीरो अर्निंग है, 20,000 इक्विटी शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 0। मेरी अर्निंग बढ़ेगी 70-40 से, और पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे 16 लाख। डिवाइड करो कितना आ रहा है 4.40, 84 को डिवाइड करोगे 40 से कितना आ रहा है 2.10 आ रहा है। बेटा अब ये पता क्या होता है, इसकी ना आपने रैंकिंग देख के चलनी है। रैंकिंग ऐसे देनी है, जो सबसे लीस्ट है उसको फर्स्ट रैंक, और जो सबसे हाईएस्ट है उसको लीस्ट रैंक। समझ आया, जो सबसे लीस्ट है उसको फर्स्ट रैंक, और जो सबसे हाईएस्ट आएगा ना इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर उसको क्या देना है आपने हाईएस्ट रैंक देकर चलना। क्या है ये कंसेप्ट आएंगे जरा वापस आपके बेटेक्स के ऊपर। देखो कह रहे हैं इन कंसीडरिंग whether the potential shares are dilutive or anti-dilutive, each issue or series of potential shares is considered separately rather than in aggregate.
कह रहे हैं जो भी हर एक शेयर है आप उसको क्या करके चलोगे, सेपरेट कंसीडर करके चलो। द सीक्वेंस इन विच द पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स आर कंसीडर्ड में इफेक्ट वेदर दे आर डिल्यूटिव और नॉट। देयरफॉर मैक्सिमाइज करने के लिए डिल्यूशन बेसिक अर्निंग पर शेयर की, कह रहे हैं हर एक इशू जो होता है या सीरीज ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उसको आप सीक्वेंस में कंसीडर करके चलोगे, फ्रॉम द मोस्ट डिल्यूटिव टू लीस्ट डिल्यूटिव। जो सबसे ज्यादा डिल्यूटिव है वहां से लीस्ट डिल्यूटिव आप लेकर चलोगे, ठीक है ना। फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द मोस्ट डिल्यूटेड टू लीस्ट रिटर्निंग डिल्यूटिव अर्निंग पर शेयर आप कैलकुलेट करके चलोगे। और कह रहे हैं जहां पर आपका अर्निंग पर इंक्रीमेंटल शेयर लीस्ट है उसको मोस्ट डिल्यूटिव माने, जहां पर भी अर्निंग पर इंक्रीमेंटल पोटेंशियल शेयर इज लीस्ट वो आपका मोस्ट डिल्यूटिव। तो अब हमारे केस के अंदर देखो जहां पर सबसे कम था, ठीक है, जीरो। पहले वाले केस के अंदर क्या था, जीरो। तो जीरो जो है वो सबसे डिल्यूटिव है, क्योंकि आप यहाँ पे सोच के देखो मेरे नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ गए, अर्निंग अर्निंग नहीं बढ़ी, तो यहाँ पर डिल्यूशन सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहां पर लीस्ट है इंक्रीमेंटल अर्निंग पर शेयर उसको फर्स्ट रैंकिंग देके चलनी है। तो हम डिल्यूशन इस ऑर्डर में करके चलेंगे। अब मेरे पास स्टार्टिंग में शेयर्स कितने थे बच्चे, देखो मेरे पास स्टार्टिंग में शेयर्स थे 1 करोड़, सॉरी 1 करोड़ का अर्निंग्स थी, शेयर्स थे 20 लाख। बीस तो मैंने लाख बोला कि मेरा अर्निंग पर शेयर है 5। आपके ऑप्शंस आए, अर्निंग के अंदर कोई चेंज नहीं आया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इस बार 20,000 इंक्रीज हुए, इंपैक्ट लिया उसका, तो मेरा कितना आया नेट अर्निंग 4.95, ऊपर नहीं गिर भाई। रहा है तो डिल्यूटिव है। 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, 84 लाख से अर्निंग्स बढ़ी थी सर, 40 लाख रुपए से इक्विटी शेयर्स बढ़े थे। आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.06 आ रहा है। क्यों, आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ 84 लाख, इसको डिवाइड करो 60,20,000 से, 3.06 आ गया। अगेन 4.95 से 3.06 गया, तो ये भी डिल्यूटिव हो गया। लेकिन जैसे ही आपने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डाले बेटा, ठीक है, तो आपका क्या हुआ, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इनकम बढ़ी है 70-40 से, लेकिन शेयर 16 से बढ़ गए। तो अब यहां पर जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये आपका क्या हो गया, अब इंक्रीज हो गया, ठीक है। अगर इंक्रीज हो गया दिस इज टर्न्ड एंटी डिल्यूटिव। तो अब यहां पर हमने क्या करके चलना है, हम बोलेंगे मेरी अर्निंग डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कितनी है, 3.06 लेकर चलेंगे। जहां पर वो एंटी डिल्यूटिव हो गया है मैं उसको इग्नोर करके चलूंगा, ठीक है, मैं उसको क्या करके चलूंगा, इग्नोर करके चलूंगा। बोलो बेटा क्लियर हुआ। ओके सर। ठीक, आ जाते हैं हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे बेटा मैं इसका इस चैप्टर को ना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली करवा चुका हूँ, ठीक है। जितने हमारे क्वेश्चन है ना जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है डिस्कस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दूसरा ऑप्शन बेटा ये है कि मैं इसके आंसर्स आपके साथ साथ में शेयर कर देता हूँ, आप लोग एप्पल पे प्रैक्टिस कीजिए, किसी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आएगी वो मेरे से पूछ लेना। बट मुझे लग रहा है मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली बेटा एक एक चीज जो है कहीं ना कहीं आपके साथ कवर कर दी है। रहतर हमने जो क्लास में एग्जाम्पल करे थे वो भी कवर कर दिया, जो डिल्यूटिव वाला पार्ट था वो भी हमने कवर कर दिया है। तो अब मुझे आप लोग बताओ, जो बच्चे क्लास इस टाइम लगा रहे हैं, अगर कहते हो मैं करवा देता हूँ एक आधा क्वेश्चन और, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन डिल्यूटिव वाला करना चाहते हो, एक आधा डिल्यूटिव वाला करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, डिल्यूटिव वाला एक कर क्वेश्चन दो। एक क्वेश्चन डिल्यूटेड वाला करवा दूं, चलो। यस। ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ, बस जो खुल गया ओपन सामने। डिल्यूटेड अर्निंग पर 27। शेयर निकालनी है, बेसिक निकालनी है, ठीक है। क्या करूंगा सर, नेट प्रॉफिट है 37,50,000, नंबर ऑफ कितने हैं, 5 लाख। सर सबसे पहले तो पाँच। बेसिक वन। अर्निंग पर शेयर के लिए कैलकुलेशन करूंगा ना, ये क्या होगा, 37,50,000, इसको डिवाइडेड बाय डिवाइड करो जरा 5 लाख। 5 लाख में से, तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 37,50 डिवाइड बाय 50, 5 लाख, बोलो बच्चे कितना। 7.5। 7.5। 7.50 सर, ये आ गया बेसिक अर्निंग पर शेयर, सर खत्म हो गया। अब मुझे निकालना है डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डिल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का तरीका फॉर्मूला क्या है सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द इफेक्ट ऑफ द आफ्टर डिल्यूशन, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आफ्टर टेकिंग द इफेक्ट ऑफ द डिल्यूशन, राइट। तो मैं प्रॉफिट यहाँ पे निकालू सर, मेरे पास यहाँ पे 8% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, 100 रुपए वाले 50,000, ठीक है। और कन्वर्ट हो ओके, जाएंगे 55 में। 50,000 मुझे नंबर गिवन है, क्या करूंगा बोलो जरा 55 में बताओ। कन्वर्ट। सर 50,000 इंटू तो पहले 100 करूंगा मैं, कितना आता है, पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेते थे। 50 लाख। 50 लाख का 8% कितना हुआ, 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, और उसने मेरे को और दे रखे हैं कि इक्विटी 30% शेयर टैक्स। कितने होंगे, कन्वर्जन में खुद ही निकाल के दे रहा है। 55,000। तो सर यहाँ पर अगर मैं अर्निंग्स को देखूं तो 37,50,000 की मेरी अर्निंग्स है। अगर मेरे सर कन्वर्टेबल उसमें डिबेंचर्स कुछ नहीं नहीं होंगे होता। तो मेरा प्रॉफिट अपने आप ही 4 लाख से बढ़ चार जाएगा। लाख से 4 लाख से 4 लाख प्रॉफिट को बढ़ेगा, टैक्स लेकिन वाले। उसका दूसरा इम्पैक्ट जाएगा, इस 4 लाख के एक ऊपर लाख एक बीस लाख हजार बीस हजार का टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो मेरे पास जो रिवाइज आ जाएगा दैट विल बी जस्ट 40,30,000। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट 40,000। कितना आ जाएगा, 40,30,000 रुपए।
डिवाइडेड बाय ठीक है, अब ये 40,30,000 आ गया। अब मेरे को पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स उन्होंने खुद ही दे दिए 55 के। तो बस बेटा अब मैं क्या करूंगा, सर 40,30,000 को मैं डिवाइड किससे करके चलूंगा, पांच ओवर लाख फाइव पचपन हजार से डिवाइड करके चलूंगा। बेटा ये आपकी क्या बन जाएगी, 756। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, खत्म। ठीक है सर। बस ये करना है, ठीक है। अब बेटा मैंने ना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन डाला था टेस्ट के अंदर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के डाला, ठीक है। व्हाट आई विल डू ऑन 28 और 29, ठीक है, दोनों में से कोई एक दिन मैं चूज कर लूंगा। मैं उस दिन बेटा जो भी टेस्ट के आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, मैं वो सारे ही डिस्कस करने वाला हूं। उस बहाने क्या होगा कि हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं एक बार दोबारा से कहीं ना कहीं कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। क्योंकि बेटा जितने भी मैंने टेस्ट बनाए थे मैंने क्वेश्चंस अच्छे डाले थे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार वो सारे ही क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा, इस बहाने आपका जितने भी टेस्ट के अंदर क्वेश्चन है वो मोर और लेस आपके सारे टॉपिक एक एक बार गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर का मैंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बना के डाला हुआ है, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपका पूरा अर्निंग पर शेयर एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम बेटा माई एंड अर्निंग पर शेयर रिवीजन इज ओवर, ठीक है। अब मैं इसके ना सोल्यूशन भी आपके साथ बेटा शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको ना फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशंस। तो आप लोग क्या करेंगे, यू कैन रेफर दैट फाइल, जिस भी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत आई जस्ट गो थ्रू दैट फाइल, हो जाएगा, ठीक है, कहीं प्रॉब्लम आनी चाहिए नहीं, ठीक है जी। मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए, एंडिंग द सेशन, इट इज 5:20 राइट नाउ। सो जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स, टेक अनदर 20-25 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट्स बेटा मैं सोच रहा हूँ आपके साथ फिर से कंटिन्यू कर लूँ एक और सेशन, जस्ट लेट मी एंड द रिकॉर्डिंग देन वी विल डिस्कस।